Hello everyone. Today we are going to discuss a Biot-Savart law. तो बायोट लॉ क्या होता है, आज हम इसके बारे में अच्छे से बिल्कुल समझने वाले हैं। तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। हमारे पास में करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है जब कोई करंट उसमें फ्लो करता है किसी कंडक्टर के अंदर से। तो हम किसी पॉइंट के ऊपर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि डायग्राम में एक पॉइंट पी हमने शो कर रखा है जिसके ऊपर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है कितनी होगी। ठीक है, वहाँ पे उसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो कितनी होगी वो हम निकालना चाह रहे हैं। तो अच्छा, इसमें क्या रहता है कि हमें हम पूरे इसमें कंडक्टर में तो हम देख नहीं रहे हैं, उसमें से क्या कर लिया कि एक छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसमें जो फैक्टर्स हैं कौन कौन से फैक्टर्स इसमें वर्क करते हैं। तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया हमने, ए भी उसको दिया है नाम। तो वो है हमारा डीएल लेंथ का एक कंडक्टर ले लिया, छोटा सा एलिमेंट है जिसके कारण से पी पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि मान जब क्योंकि एलिमेंट है तो उसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी कैसा रहेगा, स्मॉल होगा। तो एक तो डीबी रहा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम एक बात हमने ऑब्जर्व की है, पहले भी हमने बहुत बार देखा है कि अगर किसी जिसमें करंट अगर हमने कम, यहाँ पे हमने सबसे पहले करंट की बात कर लें, तो करंट आई जा रही है किसी कंडक्टर में, तो करंट के सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है कि मान लो कि अगर हमने करंट उसमें बढ़ाते जाएं तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ज़्यादा होता चला जाएगा, मतलब इंक्रीज होता रहेगा। पर एक सर्टेन लिमिट तक आप तो उसमें ज़्यादा करंट इसमें नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, तो मैक्सिमम जितना करंट होगा उसके कारण से उसमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी होगी। उसके बाद में एक लेंथ होती है कि जितना आपने कंडक्टर लिया है, अब आपने कंडक्टर को स्मॉल लिया है तो उसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी स्मॉल होगा। तो मतलब वहाँ पे भी हमारा जो डीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन डीएल के रहेगा। डीएल यहाँ पे लेंथ है ऑफ द एलिमेंट। उसके बाद में आप दूसरी बात पे इसमें ध्यान देंगे कि जैसे आप एंगल्स में लगा, एंगल थीटा लिया हुआ हमने, तो एक परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस है वो सबसे मिनिमम होगी, मैक्सिमम होगी, यहाँ पे मिनिमम सॉरी सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगी इस पॉइंट से यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व होगा। तो मतलब उसके भी जो हमारा साइन थीटा है, क्योंकि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है परपेंडिकुलर में सबसे ज़्यादा होती है, तो हम उसको लेंगे यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंगे साइन थीटा। ठीक है जी। उसके बाद में जो तीसरा हमारा जो पॉइंट है, एक हमारी डिस्टेंस है जिससे करंट कैरिंग कंडक्टर से फ्रॉम दैट पॉइंट जिस पर हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो वो हमारा जो पॉइंट है उस पर हम देखना चाह रहे हैं। तो वो क्या होता है कि जितना आपने देखा है कि कंडक्टर से जितना हम दूर जाएंगे, ठीक है, कंडक्टर से हम जितना दूर जाएंगे उतना हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो मतलब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, तो डीबी inversely proportional to the distance of the that point। तो इस जो एलिमेंट है उससे और जो ये पी पॉइंट है उससे उसके बीच की जो भी डिस्टेंस होगी उसके क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा। अब ये हम अगर इन सब को हमने देखा, जितने हमने फैक्टर्स में देख लिए, यही इनके फैक्टर्स भी हैं कि जो इसमें बायोट लॉ में जो फैक्टर्स यूज होते हैं वो यही हमारे फैक्टर्स हैं। इनको हम सबको इकट्ठा कर देते हैं। अगर जैसे हमने कोई इकट्ठा किया तो हमें मिलता है आई डीएल साइन थीटा और अपन में आर। ठीक है, अब क्योंकि प्रोपोर्शनल लगा हुआ है और प्रोपोर्शनल को हम हटाते हैं और उसकी जगह कोई ना कोई कांस्टेंट लगा, मान लीजिए हमने कांस्टेंट क्या लगा दिया, के लगा, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ठीक है जी। अब दूसरी चीज क्या ध्यान रखने की है, अब के की कोई वैल्यू होती है, जो कांस्टेंट है उसकी कोई वैल्यू होगी।
अब वो वैल्यू में हम क्या मानते हैं, वो अभी अब डायग्राम को हम यहाँ से हटाते हैं और ये भी यहाँ पे रिमूव करते हैं। ओके चलिए, तो जो dp है वो होता है μ0 अपॉन में 4 पाई, ये k जो हमारा कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है, ठीक है। बाकी i dl साइन थीटा अपॉन में r। ये हमें जो मिला है एक स्केलर में हमने इसको निकाला, जो मैग्नेटिक फील्ड इंस्टेंट निकाल दी बाय द किसके एलिमेंट से। तो एलिमेंट से जो हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकली वो डीपी निकली है, जो कि स्केलर में निकाली हमने, ठीक है। तो ये जो म्यू है ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, ठीक है। तो ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होगी, अब देखो आपने यहाँ पे कोई कंडक्टर लिया था, मान लीजिए आपका कंडक्टर था, और यहाँ पे क्योंकि जो कंडक्टर है वो एक ही मीडियम, अब उसमें मीडियम उसके चारों ओर का जो मीडियम है वो किस तरीके का है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास तो होंगे ना किसी चीज से। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास हुई है वो किसी मीडियम से पास होगी। अब वो मान लीजिए कि जो मीडियम है वो नॉन कंडक्टिंग है, कि जो मैग्नेटिक फील्ड को कंडक्ट नहीं कर पा रहा है, जो उसको हेल्प नहीं कर पा रहा है, तब क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी उस पॉइंट पे सेम डिस्टेंस में क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी ऐसे मीडियम के लिए जो मीडियम उसमें हेल्प नहीं कर पा रहा है। मान लो एयर के लिए हम बात करें तो एयर में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की कोई भी करंट कंडक्टर के कारण से वो सबसे मैक्सिमम होगी, ठीक है। आप इसको किसी दूसरे मीडियम में यूज कर लें तब वही सेम चीज क्या होगी, लेस हो जाएगी कुछ, क्योंकि यहाँ पे परमिटिविटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ये आपका स्केलर में फॉर्मूला आया है। अब आपको इसको किस में बदलना है, वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड हमें मिल गया, और मैग्नीट्यूड में किसी चीज की रहती है। अब जो इसकी जो डायरेक्शन रहती है, देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या, कि अगर हम इसको देख लें, इसको जो डी एल साइन थीटा है इसको हम कन्वर्ट करेंगे। देखो सबसे पहले हम डी एल साइन थीटा को कन्वर्ट करेंगे, तो जो डी एल साइन थीटा को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको हम मानते हैं कि जो डायरेक्शन है डी एल साइन थीटा इक्वल टू रहता है डी एल क्रॉस आर वेक्टर, आर कैप, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे साइन थीटा को हटाना है, तो साइन थीटा को दो तरीकों से हम हटा सकते हैं, कि आर को हम मान लेंगे परपेंडिकुलरली है, या डी एल साइन थीटा इक्वल टू डी एल क्रॉस आर कैप। आर कैप का मतलब है यूनिट डायरेक्शन, तो इसकी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो किधर से, एलिमेंट से उस पॉइंट की ओर है जिधर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज में रख देते हैं, तो यहाँ पे हमें वेक्टर मिलेगा, और ये आई डी एल, ठीक है, क्रॉस आर कैप अपॉन में आर स्क्वायर। अब आर कैप की अगर हम वैल्यू निकालना चाह रहे हो, अब आर कैप की वैल्यू को निकालने के लिए हमें एक काम करना पड़ता है, क्योंकि हमें एक रिलेशन पता है, आर वेक्टर इक्वल टू होता है आर का मैग्नीट्यूड एंड आर कैप। अब आर कैप को हम निकालना चाह रहे हैं, तो आर वेक्टर अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला हम यूज करें। तो ये वैल्यू इसमें हम रखते हैं, तो म्यू 0 अपॉन में 4 पाई, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे भी करता, इसको क्या कर चाहिए, इसको ये वैल्यू में इसमें रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगी, इसको भी यहाँ से हटाते हैं, आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड। तो वैल्यूज पे रखें, यहाँ पे क्या मिलेगा, तो डी टी इक्वल टू मिलेगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई, और आई डी एल भी है
क्रॉस में रहेगा और आर वेक्टर, और ये जो आर का मैग्नीट्यूड लिया है और ये भी मैग्नीट्यूड है आर का, तो इसको हम आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएगा आर क्यूब। तो ये हमारा बन जाएगा किसमें, इन वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। नीचे आर क्यूब आ जाएगा। तो डी इक्वल टू म्यू 0.4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। इन सब का वेक्टर है, यहाँ से वेक्टर शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन आ गया डी वी इक्वल टू म्यू 0.4 पाई आई डी एल इंटू क्रॉस सॉरी आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। तो ये हमारा रिलेशन मिलता है। अच्छा, इसमें ये कब, जब भी हमें कोई स्ट्रेंथ हमें निकालनी होती है किसी भी कोई भी करंट के कंडक्टर से और एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी होती है, तो हम बायो-सैवर्ट लॉ को यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इससे एप्लीकेशन देखेंगे, तो आपको और भी अच्छे से इसको समझ आएगा। तो अगर मतलब आपको ये कुछ भी अच्छा लगता है तो आप इसको कमेंट और शेयर जरूर करें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।